नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? कैसे हैं बेटा आप सभी? सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा आप सभी? हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुड इवनिंग बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, वालेकुम अस्सलाम, राम राम, राम राम, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, राधे राधे, प्रणाम बेटा जी, प्रणाम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं मेरे प्यारे मेंढको? मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, वालेकुम अस्सलाम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से पहले मुझे यह बता दीजिए बेटा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? क्या आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है? फिर स्टार्ट करते हैं बेटा आज के कार्यक्रम को। जल्दी बताइए बेटा। जय भीम, जय भीम, हर हर महादेव, जय भीम। जल्दी बताइए बेटा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? क्या आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है? बहुत बढ़िया, यस 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 यस, अच्छे से दिखाई दे रहा है भैया। अच्छे से दिखाई देने का मतलब है जो यहां पे लिखा हुआ है बेटा वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है कि हाँ सर लिखा हुआ में समझ में आ रहा है तो मतलब अच्छे से दिख रहा है। चलो भाई, दिख रहा है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा आज के लेक्चर को। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सर हमने कल क्या किया था, कल क्या क्या घटनाएं घट गई थी सर हमारे साथ, जरा उस पर रोशनी डाल दो। तो भैया कल हमने क्या पढ़ा था? अगर मेन टॉपिक की बात करूं तो बेटा हमने कल पढ़ लिया था कार्बन के प्रकार कि सर कार्बनिक यौगिक में हमारे पास कार्बन के प्रकार होते हैं। 4 प्रकार का कार्बन मिल सकता है हमें किसके अंदर बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। किसे 1 डिग्री कहेंगे, किसे 2 डिग्री, किसे 3 डिग्री, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, इसके अलावा और क्या पढ़ा था सर? हमने सर पढ़ा था जो कार्बनिक यौगिक होंगे उनका निरूपण कैसे करते हैं। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं बेटा, हमने निरूपण के बारे में भी पढ़ा था। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी रहता है, ये थोड़ा सा हिस्सा इसका रहता है। समझ रहे हो बात को? हाँ सर, ठीक है। तो बेटा इसकी चर्चा हमने स्टार्ट की थी पिछले लेक्चर में। आज क्या पढ़ेंगे? आज क्या पढ़ेंगे सर? आज हम एक तो यही क्या कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक निरूपण, इसको कंप्लीट कर देंगे बेटा आज, इसको कंप्लीट कर देंगे। और फिर जो आज का मेन टॉपिक रहने वाला है वो है क्या बेटा हमारे पास, जो मैंने कल बताया था, और वो क्या है? असंतृप्तता, असंतृप्तता की कोटि। लेकिन सर इससे पहले आपने एक होमवर्क दिया था, उसे जरूर डिस्कस कर लेना, अन्यथा हम रूठ जाएंगे और आपको मनाना पड़ जाएगा भाई साहब। भैया मनाई तो सर ने आज तक अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अब कहोगे सर आपकी है क्या? लगता तो नहीं है, लगता तो नहीं है भाई, मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, कभी इसको सीरियसली ले जाओ। भैया आज की पढ़ाई ऐसी हो गई है ना, पढ़ाई ऐसी हो गई है। अगर देखो, ये मैं तुम्हें भी गलत नहीं कहता, तुम्हें शांत कर रहा हूं, शांत कर रहा हूं बेटा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चे? गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ हाँ, होमवर्क डिस्कस करेंगे भाई, काहे चिंता कर रहे हो? होमवर्क डिस्कस करूंगा, होमवर्क डिस्कस करूंगा। एक राजेश खुशवाहा जी पूछ रहे लेक्चर किस चैप्टर का है? बेटा ये जो लेक्चर है ना, इसके अंदर हम ये सिखलाएंगे आप लोगों को कि आपका जो तन्हा जीवन है, चैप्टर का नाम है भैया तन्हा जीवन के अंदर हम अपनी तन्हाइयों को कैसे दूर करें, ये उस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं सर। राजेश कुशवाहा जी आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर का नाम क्या है? तन्हा जीवन में तन्हाइयों को कैसे दूर किया जाए, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूं। यहाँ पे रंगोलियां बनानी सिखाई जाती हैं बेटा आप लोगों को, कि रंगोलियां ऐसे बनाते हैं, ये रंगोलियों के डिजाइन सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे।
ठीक है, मैं एक रंगोली बनाने वाला हूं। दिवाली पे खूब बिजनेस चला मेरा, मैंने घर घर जाके रंगोलियां बनाई, तो मुझे पीडब्ल्यू ने हायर कर लिया कि सर हमारे बच्चों को भी रंगोलियां बनाना सिखाओ। कैसे बातें करते हो भाई, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ, पहले एक मुद्दे की बात कर लेता हूं। देखो, कुछ बातें बेटा मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूं। आजकल की जो पढ़ाई का तरीका है ना, वो क्या हो गया, थोड़ा सा ना अबसर्ड सा हो गया। अबसर्ड सा मतलब थोड़ा सा, एक ये लगा लीजिए, जैसे हम कहते हैं ना कि एक भैया हमारा एक तरीका होता है पढ़ाने का, पारंपरिक तरीका होता है, उससे थोड़ा सा हटके हो गया है। और डिमांड भी है भाई, आजकल हर कोई ऐसा कर रहा है, तो बच्चा चाहता है हमें वो मसाला मिले। तो भैया वो मसाला आपको मेरे पास बहुत कम मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरा ये, अगर आपने कभी भी मुझे ये कहा सर मोटिवेशनल लाइंस बोल दो, हमें एक शेर सुना दो, तो बेटा मैं तुम्हें एक बात बोलता हूं कि भाई तुम्हारे मास्टर के अंदर कोई टैलेंट नहीं है। पढ़ाना आता है, मैं पढ़ा सकता हूं। अगर आपको यह लगता है ना कि आपके मास्टर ने किसी और बैच में बोली, आपके बैच में नहीं बोल रहा हूं, तो बेटा मैं आपके अलावा भी 5 बैचों में पढ़ा रहा हूं। तो उन 5 बैचों की किसी भी लेक्चर के अंदर वो वीडियो उठा के देख लेना, या किसी भी बच्चे से कनेक्ट कर लेना, उनसे पूछना कि पुनीत सर ने आज तक शायरी बोली है। मैं हर एक बैच में कहता हूं भैया, मैं ये नहीं कह रहा शायरी बोलना बुरी बात है, अच्छी बात है भाई, वो टैलेंट होता है टीचर्स का। जो बोल पाते हैं अच्छे से वो टैलेंट है भैया, मुझ में ये टैलेंट नहीं है, मुझे नहीं आती है, तो इसलिए मैं नहीं बोलता। तो इसीलिए इसीलिए मुझसे ये रिक्वेस्ट मत करना बेटा कि सर बोल दो एक दो लाइन। बेटा आती ही नहीं है, बोलूंगा कहां से भाई, आती ही नहीं है। हाँ, वैसे तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं बोल दूंगा, वैसे पढ़ाता पढ़ाता हुआ, पढ़ाते हुए तो बहुत सारी चीजें बोलूंगा भैया। नालायक बोलूंगा, निकम्मा बोलूंगा, निठल्ला बोलूंगा, मिट्टी के माधो बोलूंगा, मेंढक बोलूंगा, गधे बोलूंगा, ये सब बोलूंगा। जब नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे तब भी बोलूंगा, क्योंकि मेरा दिल करता है भाई, मेरा दिल करता है तो मैं ये बोलता हूं। ठीक है, चलो भाई सर, ठीक है, हम समझ गए कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो टीचर्स ने आपके साथ किया वो आप हमारे साथ करो। हाँ भाई, वही होगा, और वही असली तरीका है पढ़ाने का। जो बच्चा ये समझता है ना कि सर ऐसी बातें बोलोगे तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो भैया क्लास मत देखो। अगर आप ये छोटी छोटी बातें सहन नहीं कर सकते भैया, आगे फिर जिंदगी में क्या करोगे। तुम्हारी जनरेशन की दिक्कत ही यह है कि तुम मेंटली बहुत वीक हो, तुम बहुत वीक हो मेंटली। तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हारा मुंह बन जाता है, तुम ओवर थिंकिंग के शिकारी हो। और ओवर थिंकिंग पता है किस लिए है? जो तुम ये फोन चलाते रहते हो ना, फोन का सिर्फ इस्तेमाल क्या करो बेटा, पढ़ाई के लिए। जब पढ़ नहीं रहे होते ना, तो फोन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, आवश्यकता ही नहीं है तुम्हें। ये जो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सबको आग लगा के फेंक दो। यूट्यूब भी नहीं देखना तुम्हें, अगर देखना तो उस टाइम पे सिर्फ काम की वीडियोस देखनी है। कौन सी लेक्चर की, ये जो शॉर्ट वीडियो देखते हो ना, तुम मत देखा करो, तुम्हारा टाइम खराब करते हैं, तुम्हें मेंटली वीक बनाती हैं। जब पढ़ाई नहीं कर रहे होते बेटा, या तो सो जाओ या फिर बाहर जाके खेलो, दोस्तों के साथ खेलो या परिवार के साथ बैठो। यहां से स्ट्रांग बनना है भैया, तभी जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। पढ़ाई करते करते कामयाबी नहीं मिल जाएगी, क्योंकि जिंदगी में तो भैया ये नहीं है कि तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओ तो तुम्हारे सामने प्रॉब्लम नहीं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, और उनका सामना तब कर पाओगे जब यहां से स्ट्रांग होगे। जब तुम्हें भैया असफलताओं को सहन करना आता होगा, और तुम्हें यह पता है कि भैया अब मुझे ठोकर लगी है, मैं फेल हो गया हूं, फिर से खड़ा होकर फिर आगे भागना हो। तुम्हें एक बात बताता हूं, किस्सा बताता हूं भाई। मेरे साथ ये होता था क्या, उस समय के जितने भी है ना भाई, मेरे साथ के जो भी दोस्त वगैरह है मेरे, या मेरे भाई बहन है, उन सबके साथ ये था। स्कूल में जाते थे, मैं गांव में रहता हूं, वहां से 20-22 किलोमीटर दूर मैं शहर में स्कूल जाता था। ठीक है, मेरे घर वालों ने अच्छे अच्छे स्कूल में करवाया था भाई, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया था। लेकिन ये था कि भी 20-22 किलोमीटर दूर था, तो सुबह सुबह बस में जाते थे, सरकारी बसों में। ठीक है, सुबह 6:30 बजे बस चलती थी हमारे गांव से, मुझे अभी भी याद है, 6:30 बजे बस चलती थी, तो 6:30 बजे वाली बस में बैठ के हम जाते थे पढ़ने। ठीक है, पढ़ाई की, वहां पे हम पिटते थे भाई, खूब खूब पिटते थे। तुमने सुना होगा ना, तुम्हें लगता है कि ये टीचर मजाक करते जो कहते पिटते, भाई ऐसे पिटते थे ना
गलती नहीं भी है तब भी मुर्गा बने हुए हैं, एक एक दो दो पीरियड हम। और आज तुम्हें कोई टीचर हाथ खड़ा करवा दे क्लास में, मेरी बेइज्जती कर दी, हाँ मुझे हाथ खड़े करवा दिया भाई दूसरों के सामने, तो तुम्हें ये फील होने लग जाए। हमारा ऐसा होता था स्कूल में पिट के आए हैं, हमें तो डर ये रहता था घर पे पता चला कि पिट के आया तो घर वाले ठोकेंगे, और होता भी था ऐसा भाई। स्कूल में पिटे, गलती नहीं है पिट गए, आके दोस्त ने बता दिया, कोई भाई पड़ोस से जाता उसने कि आज ये पिटा है, तो घर वालों ने कुछ नहीं पूछा क्या हुआ, दौड़ लगाई कि तेरी गलती होगी, करता क्यों नहीं है। शाम को पहुंचते थे, शाम को हमारी वापसी की बस होती थी 5:30 बजे, देख रहे हो सुबह 6:30 निकलते थे, 5:30 बजे वहां से फिर बैठते थे शाम को, लगभग 12 घंटे तक हम बाहर ही रहते थे घर से, फिर आते थे। आने के बाद भैया हम होमवर्क भी करते थे और खेलने का भी समय निकालते थे। सोचो भाई सोचो, पिट गए हैं लेकिन रूटीन में कोई नहीं था भैया, हमारे थप्पड़ लग गए, कुटे बुरी तरीके से घर पे भी, लेकिन उसके बाद भी भैया फिक्स था कि भैया आज जल्दी आ गए तो खेलने जरूर जाएंगे, खेल के आएंगे। फिर पता है कि घर वाले डांटेंगे कि पिटा है, ये नहीं कि पढ़ लूं, खेलने भाग गया, खेलने चले गए, फिर आए, फिर डांट खाई कि तुझे शर्म नाम की चीज नहीं है। फिर वहां पे हम पढ़ते भी थे, फिर आए खेल वेल के खाना वाना खाए, फिर पढ़ने बैठ गए। तो भाई रूटीन में फर्क नहीं, और उसी मार कुटाई ने भैया हमें मेंटली क्या बनाया है, स्ट्रांग बनाया है। तुम कहोगे सर इसका मतलब हमें मारपीट करवानी होगी क्या अपने साथ, नहीं भाई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मारपीट, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो पनिशमेंट हमें वहां मिलती थी ना, स्कूल में भी मुर्गा बना दिया, हाथ खड़े करवा दिए, उठक बैठक लगवा दी, सो हमारे टीचर रहते चल सो उठक बैठक लगा, तेरी गलती है, हम लगाते थे। और लड़कियां होते ना वही, वो गिनती थी 1 2 3, मान लो 50 गई, 47 पे रुक गए, सर नहीं इसने 47 लगाई है, 47 लगाई है, 3 नहीं लगाई। मास्टर फिर कहता था चल दोबारा शुरू हो जा, फिर लगाते थे 50, तो वो सोई बन जाती थी, हम बड़ा गुस्सा होते थे। तो भाई आप लोगों को भी यही कहता हूं बेटा, फोन से दूरी बनाओ। जिस दिन तुम फोन से दूरी बना लोगे ना, फोन से दूरी बनाने का मतलब जब पढ़ नहीं रहे हो तो फोन को फेंक दो भाई, तुम खुद देखोगे तुम्हारे पास बहुत समय है, बहुत समय है, पूरी जिंदगी रहती है भाई तुम्हारे लिए। एक बार कामयाब हो जाओ, कुछ बन जाओ, नौकरी ले लो, उसके बाद भाई फोन चला लेना, घर वाले भी नहीं कहेंगे भाई क्यों फोन में पड़ा रहता है। ठीक है, चलो सर, चलो चलो सर, बहुत बतिया लिए, बहुत बतिया लिए, अब पढ़ाओ। तो देख भाई, कल मैंने बेटा आप लोगों को ये होमवर्क दिया था, और इसके अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें जितने भी कार्बन हैं, सब कार्बनों का आपको ये पता लगा के आना है कि कौन सा कार्बन कितने डिग्री का है, किस प्रकार का है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है या 4 डिग्री है। ठीक है, मैं आंसर लिखता हूं, आप मिलाइएगा। बेटा सबसे पहले इस कार्बन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बेटा ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये 2 डिग्री, सर ये वाला भी 2 डिग्री होगा। और इस कार्बन को देखो, ये 3 कार्बन से जुड़ गया है, एक इधर एक इधर एक इधर, तो एक कार्बन जब 3 कार्बन से जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, 3 डिग्री कहलाता है। ये तो याद है ना बेटा, यदि कोई किसी यौगिक में एक कार्बन एक ही कार्बन से जुड़े तो 1 डिग्री। भाई क्या हो रहा है, मेरा चश्मा साफ नहीं है, मेरे को बार बार धुंधला काहे दिख रहा है, 1 मिनट दीजिएगा बेटा बस प्लीज, मुझे बहुत धुंधला दिख रहा है। हाँ अब ठीक है। तो भाई एक कार्बन यदि एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वो है 1 डिग्री, यदि एक कार्बन 2 कार्बन से सीधे तौर पे जुड़ा है तो वो 2 डिग्री, यदि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है सीधे तौर पे तो इसका मतलब 3 डिग्री, यदि एक कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है तो 4 डिग्री। तो कहने की आवश्यकता नहीं है सर, सर ये तो याद हो गया है, बस आप तो आंसर लिखो फटाक से। तो भाई ये रहा, तो ये जवाब है, सबका सही आया होगा। सर इस कार्बन को देखो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसको भी देखो तो ये भी 2 से जुड़ा है, इसको देखो ये 3 से जुड़ा है, इसको देखो तो ये 2 से जुड़ा है, तो इसके अंदर कोई भी क्वाटनरी कार्बन मतलब 4 डिग्री कार्बन नहीं है। सर इधर आओ, सर ये वाले 3 कार्बन तो हमें दिख ही रहे हैं, ये भी एक से जुड़ा है, ये भी एक से जुड़ा है, ये भी, ये कार्बन है ना भाई, ये कार्बन है मेरे बच्चे, तो इसका ये क्या है 1 डिग्री। सर ये भी क्या है 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री। सर इन वाले कार्बन की बात करो भी, तो इस कार्बन को देखो भाई,
इधर भी एक कार्बन से ऊपर भी, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री, ये क्या हो गया 2 डिग्री। इस कार्बन को देख भाई कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 और 4, तो ये 4 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4 डिग्री कार्बन। अब तुम्हें पता होना चाहिए कहां कहां पे कार्बन उपस्थित है। सर इस कार्बन को देखोगे तो ये 2 डिग्री कहलाएगा और ये 1 डिग्री। जो इधर है भैया ये कार्बन है ना, अंत में तो कार्बन ही होता है ना बेटा, ये बस इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ गया बेटा, ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। क्या आ गया बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। सर सेम कहानी यहां कर लो ना, तो यहां कितने कार्बन है पहले सर उनको इस तरीके से बिंदु बना के हमें दर्शा दो। ले मेरे बच्चे, बिंदु बना के मैंने आप लोगों को वो कार्बन दर्शा दिए हैं। 2 कार्बन तो मैंने लिख ही दिए थे, ठीक है सर, तो अब इनका भी लिख दो। सर ये जितने भी कोने वाले हैं एकदम अंत वाले, ये तो सारे हैं 1 डिग्री, ठीक है। ये है सर 3 डिग्री, सर ये है हमारा 1 डिग्री, ये है हमारा 3 डिग्री। 3 डिग्री क्यों लिखा ये समझ में आया होगा कि सर ये कार्बन जो है ना 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 2 3, ये भी 3 से जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ 1 से 1 1 1 1 से जुड़ा है, ठीक है। ठीक है सर, आगे बढ़ो। सर इसकी बात करो तो कितने से जुड़ा है, 1 और 2, 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, ये भी क्या होगा 2 डिग्री। इस वाले कार्बन की बात करो सर तो ये देखो कितने से जुड़ा, 1 ऊपर 1 इधर 1 इधर 1 इधर, तो 4, 4 का मतलब 4 डिग्री। अब इस कार्बन की बात करो बच्चे, ये कार्बन देखो इधर भी एक कार्बन से जुड़ गया और इधर भी एक कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। सर इस कार्बन को देखो इधर भी कार्बन से जुड़ा है, आगे भी कार्बन से जुड़ा है यहां पे, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री। सर इसी तरीके से ये कार्बन 4 डिग्री कहलाएगा, ये 1 डिग्री है कोने वाला, 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। मुझे बेटा जी अब ऐसा पक्का यकीन है मेरे मेंढकों पर कि भैया इसमें तो अब आप लोग गड़बड़ नहीं कर रहे होंगे। इसमें गड़बड़ होने का मतलब है तुमने कहीं पे ध्यान नहीं दिया और जल्दबाजी में वो चीज लगा दी, क्योंकि ऐसी कोई भैया यहाँ पे रॉकेट साइंस तो पढ़ नहीं रहे कि सर ये तो पता नहीं कैसे गलत हो गया। अब पता होना चाहिए एक यौगिक में एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, उसके अनुसार हम क्या लिख देंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री, ठीक है। हाँ सर ये बात क्लियर है। अब बेटा जी एक बात सुनना मेरी, अब एक मेरी बात सुनिएगा जरा बेटा। अब यहीं पे एक सवाल और बनता है, सुनिएगा। तुम्हें कोई यौगिक देगा, कैसे दिया यौगिक मैं बताता हूं। मैंने तुम्हें मान लो एक यौगिक दिया कुछ इस प्रकार का, और मैंने कहा बताओ इस यौगिक के अंदर कितने कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है और कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन है। सवाल को सुनना, अभी मैं ये नहीं पूछ रहा कि इसके अंदर कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री है, कितने 3 डिग्री और कितने 4 डिग्री कार्बन। मैं कार्बन नहीं क्या पूछ रहा हूं, हाइड्रोजन पूछ रहा हूं कि कौन सा 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कौन सा 2 डिग्री हाइड्रोजन है, कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा 4 डिग्री है, ठीक है। तो बेटा अब तुम्हें मैं पहचान बताता हूं, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं, इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, बस जरा सा शांति का परिचय दीजिएगा मुझे। यहां पे लिख देता हूं तुम्हारे लिए सारी कहानी। भैया पहली चीज क्या, जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है वह 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है या कहलाता है। भैया जो 1 डिग्री कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होगा उसी को क्या बोलोगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा, तो सर इसी प्रकार से मैं क्या बोल सकता हूं, जो हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है वह क्या कहलाएगा बेटा 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता है। इसी प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे, जो हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है वह 3
डिग्री हाइड्रोजन होता है या कहलाता है? बेटा हाइड्रोजन 3 ही प्रकार के हैं। अब किसी बच्चे ने ये कहा, उदाहरण देता हूं, देखो तुम्हें उदाहरण देता हूं, पहले का उदाहरण लिख रहा हूं यहां पे। सर मैंने लिखा जैसे CH3 CH3, मैंने कहा बताओ इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो कैसे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, यहां पे जो कार्बन है ना ये पता लगा लो ये किस प्रकार के हैं। तो तुम कहोगे सर ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन। तो मतलब सर 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हैं वो क्या कहलाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हैं वो क्या कहलाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो हम ये बोल सकते हैं मेरे बच्चे कि सर इसके अंदर ना 1 डिग्री हाइड्रोजन है और कितनी संख्या में है, 6। ये 6 के 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और उदाहरण देना सर, मान लो भाई दूसरे का उदाहरण दे रहा हूं मैंने लिखा इस प्रकार से CH3 CH2। मैंने कहा मेरे बच्चों बताओ भाई कितने प्रकार के यहां पे हाइड्रोजन हैं। तो तुम कहोगे सर ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री, लेकिन ये कैसा है, 2 डिग्री। और 2 डिग्री कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं वो भी क्या कहलाएंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो सर यहां पे 2 तो क्या है, 2 डिग्री हाइड्रोजन, और 6 क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। समझ गए? हाँ सर ये बात भी हमें कदाचित समझ में आ गई। तीसरा उदाहरण देना सर। तो मान लो तीसरे के लिए मैंने कुछ ऐसा लिख दिया CH3 और ये CH3, ठीक है। हाँ सर यहां पे बताओ कितने प्रकार के यहां पे कार्बन हैं। तो आप कहोगे सर ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन ये बीच वाला जो है ना ये है 3 डिग्री। ये क्या है, 3 डिग्री। तो सर 3 डिग्री कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा वो क्या कहलाएगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। तो सर इस यौगिक में कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 1। कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 0 है सर। और सर कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो कहोगे सर 9 है, 9 यहां पे 1 डिग्री हाइड्रोजन है। अब तुम्हारे दिमाग में यह बात जरूर आएगी कुछ बच्चों के, सर आपने 1 डिग्री हाइड्रोजन लिखवाया, 2 डिग्री लिखवाया, 3 डिग्री लिखवाया आपने, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं लिखवाया। 4 डिग्री कार्बन भी तो होता है। तो आप अब यहां पे समझ जाना मेरे बच्चे कि 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। क्यों सर, ये लो भाई ये उदाहरण लिख दिया तुम्हारे सामने मैंने। अब जल्दी बताओ मेरे बच्चे, अब आपके सामने ये जो बीच वाला कार्बन है ये कितनी डिग्री है, आप कहोगे सर 4 डिग्री। क्या इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, आप कहोगे सर नहीं है। 4 डिग्री कार्बन पे कभी भी हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, क्योंकि सर 4 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो 4 कार्बन से जुड़े। सर इसने अपने 4 बॉन्ड बनाने थे, इस कार्बन ने चारों कार्बन से बना लिए। अब हाइड्रोजन जुड़ने के लिए इसके पास कोई बॉन्ड बचा ही नहीं, क्योंकि 5 बॉन्ड तो ये बनाएगा नहीं। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कभी भी 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। तो इसलिए देखो मैंने यहां पे कहीं पे भी तुम्हें 4 डिग्री नहीं लिखा, 4 डिग्री कार्बन होता है, ठीक है। तो यहां पे नोट डाल के ये चीज लिख लेना मेरे बच्चे, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। समझ जाओगे क्यों सर, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगने की जगह ही नहीं बची भाई। अब कोई ज्यादा तेज मत बनना कि सर ऐसा करो इस कार्बन को हटा के यहां पे हाइड्रोजन लगा, तो देखो 4 डिग्री पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया। अरे मूर्ख प्राणियों, जैसे ही तुमने कार्बन हटा के ये हाइड्रोजन लगाया तो ये कार्बन अब 4 डिग्री रहा ही नहीं, तो 3 डिग्री बन गया। क्योंकि सर अब ये कार्बन सिर्फ 3 कार्बनों से जुड़ा है।
तो ऐसा गजब मत ढा देना, ऐसा गजब मत ढा देना मेरे बच्चे, समझ गए ना। तो 4 डिग्री कार्बन पे कभी भी 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। तो भैया तुमसे ना अब यहां पे ये चीज पूछी जा सकती है जैसे जैसे यहां पे मैंने पूछा था तुमसे कि बताओ भाई इसके अंदर कितने प्रकार के हाइड्रोजन और उनकी संख्या कितनी है। तो सर क्या करो, इसको लिख लेते हैं। मैंने मान लिया, मैंने कहा भैया ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, 6 कार्बन का ये CH3 है सर, लिखा देखो CH3। फिर नीचे क्या है सर, CH2 आ गया। ये बेटा ये आता है ना लिखना कैसे। अब तो सर ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मतलब 2 बॉन्ड तो बना लिए इसने, तो मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे। ऊपर फिर क्या आ गया CH2, ये फिर क्या आ गया देखो अभी CH आएगा। CH कैसे पता चला, क्योंकि सर इस कार्बन ने देखो 3 बॉन्ड तो बनाए हुए हैं, तो एक रहता है तो वो एक हाइड्रोजन के साथ, और इधर भी CH3 हो जाएगा सर, और इधर भी CH3। बस ऊपर वाले को मैं ऐसे प्रदर्शित कर सकता हूं। अब सर क्या रहा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है सर। सर ये लो, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। कार्बन का पता चल गया सर। तो जैसा कार्बन उसके ऊपर जुड़े हुए हाइड्रोजन भी वैसे। तो सर जल्दी बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 3 3 6 3 9 9 है सर। सर 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पे, 2 2 4 है सर। कितनी होगी बेटा, 4। 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है मेरे बच्चे यहाँ पे, तो आप कहोगे सर 1 है। तो कुछ इस प्रकार से सवाल आता है, ठीक है। तुम्हें ये यौगिक देगा और कहेगा कि बताओ नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, और कथन क्या लिखेगा, दिए गए यौगिक के अंदर 1 डिग्री हाइड्रोजन है। आप कहोगे सर एकदम सही है, गिनना आना चाहिए। दिए गए यौगिक के अंदर 2 डिग्री हाइड्रोजनों की संख्या 8 है, तो वो तो गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि 4 है। फिर कहेगा इस यौगिक के अंदर कोई भी 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है, तो यह कथन भी गलत हो जाएगा। फिर कहेगा कि इस यौगिक के अंदर एक 4 डिग्री हाइड्रोजन है, तो भैया 4 डिग्री हाइड्रोजन के लिए तो मैंने बोला ही है कभी भी नहीं होता। 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है, खत्म कहानी। ऐसे सवाल आते हैं छुटपुट से। कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे। अब इसी सवाल को देखो भैया, इसी सवाल को पूछने का एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है। मैंने कुछ ऐसा लिखा, देखो CH3, तुम्हारे सामने 3 उदाहरण ले रहा हूं मैं, तुम्हारे सामने मेरे बच्चे मैं 3 उदाहरण ले लेता हूं, ठीक है। इस प्रकार से एक ये ले लिया, ठीक है। एक ये ले लिया, और मैंने कहा बताओ भाई देखो जो ये OH समूह होता ना बेटा, इस OH समूह को तुम क्या बोलते हो, अल्कोहल समूह बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा इसे, इतना तो तुम जानते होगे मेरे बच्चे, मेरे मैंड को इतनी बात तो आप जानते होंगे अच्छे से कि OH समूह यदि किसी यौगिक में दिख जाए सर, तो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई इनमें से कौन 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है। भाई सीधी सी बात है ना, पीछे क्या पूछ रहा था, कौन सा 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब क्या पूछ रहा हूं, कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल, कौन सा 3 डिग्री। तो बस करना क्या है, अब सर सिर्फ इतना बोलना है, जो OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है वह 1 डिग्री OH होता है, या 1 डिग्री अल्कोहल होता है। तो एक बात बता मेरे बच्चे, यहां पे तुम्हें अब सिर्फ यह देखना है कि ये जो OH समूह लगा हुआ है ना, ये कितने डिग्री कार्बन से लगा हुआ है। जिस डिग्री वाले कार्बन से ये जुड़ा हुआ होगा, बस इसकी क्या होगी बेटा, वही डिग्री का ये अल्कोहल बन जाएगा। उतनी ही डिग्री का क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, ये अल्कोहल बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर ये वाला OH 1 डिग्री कार्बन से लगा है,
ये वाला OH देखोगे तो सर ये कैसे कार्बन से लगा, तो 2 डिग्री, इधर कार्बन से जुड़ा, इधर, तो ये किससे लगा मेरे बच्चे? आप कहोगे सर ये 2 डिग्री। और सर ये वाला जो OH है ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे सर, ये जो ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास? 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे इसे। सर ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे इसे। और सर इसे क्या कहेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। भाई साहब ये थी कहानी तुम्हारी डिग्री की। जल्दी से बताओ क्या इतनी चर्चा आप लोगों को समझ में आ गई है मेरे बच्चों? मैं जरा अपने बच्चों के थोड़े से डाउट देख लेता हूं। सर OH हिंदी, अरे OH हिंदी हाइड्रोक्सी समूह होता है बेटा, ये इसको हाइड्रोक्सी समूह बोल दो या अल्कोहलिक समूह बोल दो, एक बात है। OH हिंदी क्या होता है भैया? अगर मैंने तुम्हारे सामने O2 लिखा, तुम ये कहोगे O2 हिंदी, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही बोलोगे, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो। OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल समूह या हाइड्रोक्सी समूह बोलो, चाहे हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश, इसको हाइड्रोक्सी समूह ही बोला जाता है। हर जगह हिंदी और इंग्लिश को अलग करने की मत सोचा करो, ठीक है? ठीक है सर, H को कैसे लिखेंगे? मतलब H3H2 को कैसे? अरे H3H2 को, अरे नालायक क्या पूछ रहा है तू? अरे अच्छा, अरे भाई साहब ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उस तरफ कर दिया क्या? उसे डिलीट कर दिया? नहीं यार मैंने तो ऐसे किया था। अच्छा अच्छा, एक मिनट बेटा। अरे भाई साहब सॉरी बेटा, सॉरी, वो उधर चला गया मुझे। देखो बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि H को कैसे लिखेंगे। ये रहा लिखने का तरीका, जैसे 1 डिग्री कार्बन लिखता हूं ना, बस कार्बन हटा के हाइड्रोजन लिख दो, तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। ऐसे नहीं लिखते। ऐसे मत कहना सर H1 लिख दिया तो इसका मतलब है 1 डिग्री, H2 लिख दिया तो इसका मतलब 2 डिग्री, H3 लिख दिया तो ये 3 डिग्री। नहीं भैया, गलत है ये चीज, ऐसे नहीं लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं मेरे बच्चे। अरे अरे भाई साहब, एक जो ये यहाँ पे एक कथाचित ऐसे बच्चे आ गए हैं ना, जो ये दे सर हिंदी में अल्कोहल गलत है, सर हिंदी में है भाई। प्रणाम, ऐसे महान पुरुषों को प्रणाम। भाई तुम्हें समझ में आना चाहिए, अल्कोहल लिखा है बस, खत्म, मेरे लिए इतना। अब कैसे लिखा है कैसे नहीं लिखा है मुझे कोई फर्क नहीं है, तुम्हें समझ में हिंदी में गलत लिख दिया, अरे भाई तो सर गलत लिख दिया आपको, सर आपको तो हिंदी भी नहीं आती है, सर हमें भी नहीं आती है, हम भी गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन आप करोगे तो हम पकड़ेंगे, हमारी गलतियों को मत पकड़ना, हमारी गलतियों। लो भाई मैं तो ऐसे लिखूंगा। अब ठीक है, अब इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए तुम्हें। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के है, तो बेटा देखो सीधी सी बात बोलता हूं, सीधी सी बात बोलता हूं मेरे बच्चे, कि तुम्हें थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि भैया मेन टारगेट अगर तुम्हारा मैं पूछ भी लूं, देखो ये मैं ये नहीं कहता गलत नहीं है, ये बात गलत भी है, लेकिन आजकल का जो भैया हमारा क्या कहते हैं एक इन्वायरमेंट बन गया है ना हमारे चारों तरफ का, उसके अंदर तुम्हें इंग्लिश आना थोड़ी बहुत, जो मेन कर तुम्हें बोलनी आनी चाहिए, लेकिन कुछ वर्ड्स तो बोलने ही पड़ेंगे भाई। अब तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम्हारे सामने मरीज है, तुम क्या हुआ भाई साहब आपको तो ज्वर हो गया है? एक बार तुम्हारे मुंह की तरफ देखेगा ज्वर, बोला सर ये कौन सी नई बीमारी हो रही है? कोरोना सुना था, टीबी सुना था, कैंसर सुना था, पीलिया सुना था, ये ज्वर कौन सी बीमारी कर दी? भाई बुखार को हिंदी में ज्वर बोला जाता है, तो तुम उसे ज्वर बोलोगे? तुम क्या बोलोगे? बुखार। बुखार हिंदी नहीं है, बुखार हिंदी में नहीं कहते भाई, दूसरी भाषा का है ये, या तो कहोगे फीवर हो रखा है। समझ रहे हो बात को? उसको बोलोगे भाई खांसी की दवाई ले लियो, बुखार की दवाई ले लियो। अब जब तुम पर्ची पे लिखोगे ना, डॉक्टर की वो दवाई लिखोगे, तो वहां पे अंग्रेजी में लिखनी पड़ेगी। कभी सोचो हम हिंदी में लिख के देंगे, केमिस्ट कहेगा भाई इस डॉक्टर की पर्चियां मत लेके आ रहे हो, इसको लिखनी नहीं आती है दवाई, यहाँ इंग्लिश में नाम है और ये हिंदी में लिख रहा है। फिर क्या कहोगे? फिर वहां लड़ोगे उनके साथ जाके कि भाई हिंदी में था हमारा, तो हम तो हिंदी में लिखेंगे। वो कहेगा भैया हम नहीं दे रहे, जा किसी और से दिलवा ले। फिर क्या करोगे? ठीक है, लेकिन लेकिन ये एक बात बड़ी अच्छी है, एक बात बड़ी अच्छी लगती है, तुम्हें पता होगा, देखना ये कहते भी होंगे कई हिंदी मीडियम के टीचर, कहते होंगे तुम्हें कि भाई हिंदी मीडियम बच्चों की खास बात होती है, उन्हें हिंदी भी आती है और अंग्रेजी भी सीख लेते हैं वो।
लेकिन इंग्लिश वालों को भाई हिंदी आ जाए अच्छे से, ये बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ये कहानी हमें समझ में आ गई, ये कहानी हमें समझ में आ गई है। अब तुम्हें मैं एक आखिरी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। याद करो बेटा, जब मैंने तुम्हें यह कहा था कार्बनिक यौगिकों का निरूपण हम 4 प्रकार से करते हैं, संघनित, खुली संरचना, बंद रेखा संरचना, और आखिरी क्या लिखा था, वेज डैश संरचना लिखा था। क्या लिखा था भाई, वेज डैश संरचना। मैं तुम्हें बेटा इसका थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, ये हम समाव्यवता के अंदर जाके डिटेल में पढ़ेंगे। वेज डैश संरचना की मैं बात कर रहा हूं बेटा। वेज डैश संरचना का जो निर्माण है ना, वो किन के लिए किया गया है, जो यौगिक 3D यौगिक होते हैं। या फिर मैं ये कहूं भैया, वेज डैश संरचना से हम sp3 कार्बन युक्त यौगिक को दर्शा सकते हैं। भैया जिस यौगिक में sp3 कार्बन होगा, सिर्फ उसी यौगिक की हम क्या बना सकते हैं बेटा, हम ज्यादातर क्या बनाते हैं, वेज डैश संरचना बनाते हैं। या फिर ये कहूं भाई, जिस यौगिक में sp3 संकरण वाला परमाणु होगा, ज्यादा तो ये सही है। ठीक है, ऐसे लिखो भैया, ऐसे लिख दो, sp3 युक्त, क्या बोलो, sp3 संकरण युक्त परमाणु यदि किसी यौगिक में है तो उसको हम इससे दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे मानना, सुनना एक बात, उदाहरण देता हूं। मान लो भाई, मैंने एक यौगिक लिया तुम्हारे सामने, मैंने लिया कार्बन। इस कार्बन के बेटा मैंने 4 सिग्मा बंध बनाए। क्या बनाए भाई, 4 सिग्मा बंध बनाए। ठीक है, इस पे मैंने ए रख दिया, इस पे मैंने बी रख दिया, इस पे एक पे पी रख दिया, एक पे क्यू रख दिया। तो मैंने कहा भाई साहब इस कार्बन का संकरण बताओ। तो आप लोगों ने फटाक से जवाब दिया कि सर इस कार्बन का जो संकरण है वो आएगा sp3, क्योंकि ये कार्बन सर 4 सिग्मा बंध बना रहा है, और सिग्मा बंध बना रहा है 4, तो स्टेरिक संख्या का मान हुआ 4, और 4 का मतलब है sp3 है। सर sp3 संकरण होने का मतलब होता है इसकी ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी। कैसी होगी मेरे बच्चे, आप कहोगे सर चतुष्फलकीय होगी। चतुष्फलकीय जो ज्यामिति होती है सर, ये एक 3D संरचना होती है, ये तो सबको पता होना चाहिए भाई। और सर ये जो बोर्ड है ना, ये तो 2D है, तो सर इस 2D के ऊपर मैं 3D संरचना नहीं दिखा सकता। तो सर इस 3D संरचना को मैं 2D पे कैसे दिखाऊं, कैसे दर्शाऊं, तो वो तरीका है वेज डैश वाला। किस प्रकार से, जरा समझिएगा मेरे बच्चे, जरा समझने की कोशिश करना, तुम्हें अच्छे से समझाता हूं। यहीं पे डिटेल दे रहा हूं भाई, ताकि आगे हमारा काम ना आसान हो जाए मेरे बच्चे। देख भाई, देख, बना लूं जरा, बना लूं का, हाँ सर बना लो, जल्दी से बना लो सर। देख भाई ऐसे कुछ कहानी होती है इसकी, थोड़ा समझना, टेढ़ा मेढ़ा लेकिन समझ में आ जाएगा। ये रहा कार्बन, ये मेरा हाथ कार्बन है, ऊपर ए लगा है। ठीक है, इधर मान लो बी है, इधर क्या है पी है, इधर क्यू है। फिर बोल रहा हूं, ये मेरा क्या है बेटा, कार्बन है, ये हाथ, ऊपर ए, इधर बी, इधर पी, इधर क्यू। ठीक है, अब भैया अगर मैं इस अणु को यहां पे रखूंगा बोर्ड पे, क्या ये पूरा आ जाएगा? आप कहोगे नहीं आएगा सर। इस बोर्ड के ऊपर सिर्फ 2 ही क्या हो सकता है बेटा, परमाणु आ सकते हैं इस अणु के। या फिर कहो सिर्फ 2 ही बॉन्ड ऐसे हैं सर, यहां पे सिर्फ 2 ही बॉन्ड ऐसे हैं बेटा इन 4 बॉन्डों में से, जो मैं इसके ऊपर अच्छे से दर्शा सकता हूं। कैसे सर? मान लो, थोड़ा समझना, मान लो भाई अगले पेज पे बताता हूं थोड़ा सा, क्यों मिटेगा यहां पे। मान लो भैया मैंने इसको ऐसे रखा, तो ऐसे रखने का मतलब क्या बेटा, देखो ये वाला पेन इसके ऊपर रख दूंगा मैं ऐसे,
यहां पे रख दिया, मान लो ये पेन इधर रख दिया मैंने, ये इधर रखा, और ये वाला पेन भी मैंने इधर रख दिया बेटा, इधर। तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो तो पेन बनाए हैं ना मैंने, ये कैसे बनाए भैया, ऐसे। ये दो पेन तो इसके ऊपर आ गए सर, लेकिन इस वाले को देखो, ये बोर्ड से आगे आ रहा है, और जो ये वाला पेन है भैया, ये बोर्ड से पीछे की तरफ जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, ये वाले दो बॉन्ड तो मैंने इसके ऊपर दर्शा दिए सर ऐसे, एक बॉन्ड आगे है और एक बॉन्ड इसके पीछे है। यही तो मेरे पास क्या है बेटा, 3D संरचना और चतुष्फलकीय संरचना है। तो भाई वेज डैश संरचना यही कहती है, वेज डैश संरचना यही कहती है कि एक 3D संरचना को, या एक ऐसा यौगिक जिसके अंदर एक sp3 परमाणु है, उसको हम किस प्रकार से एक 2D सतह पर दिखाएंगे। तो वो क्या तरीका बेटा, वेज डैश का। तो उसको बनाने का तरीका क्या है, जरा सुनना। सर मैंने कार्बन बनाया, अब ये बेटा बात दिमाग में बैठा लो, sp3 जब भी मेरे पास किसी परमाणु का संकरण आता है, तो इसका मतलब उसने 4 सिग्मा बंध बनाए हैं। अब इन 4 सिग्मा बंधों में से 2 सिग्मा बंध तो सर हम एक तल के अंदर दिखा सकते हैं। मान लो ये मैंने एक तल में दिखा दिए, ठीक है। ये क्या किया बेटा, ये कर दिया, मान लो ऐसे कर दिया। तो बेटा ये 2 बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है मेरा, कि सर आपने 2 बॉन्ड तो तल में दिखा दिया, मतलब इस बोर्ड के तल में दिखा दिए। लेकिन सर आपने अभी अभी हमें बतलाया था कि इन 4 बॉन्ड में से, ठीक है, इसको चलो ऐसा कर देता हूं, थोड़ा सा उसके जैसा बनाता हूं ताकि चीजें समझ में आए, कि सर इन 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड तो बोर्ड के अंदर आ गए, लेकिन 2 बॉन्ड जो बचे ना, एक बॉन्ड का होगा सर बोर्ड के आगे और एक बॉन्ड का होगा बोर्ड के पीछे। तो सर उसको बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सर हम वेज डैश संरचना लिखते हैं, और वेज डैश संरचना को हम ऐसे दिखाते हैं। एक लाइन मैंने ऐसे बना दी मेरे बच्चे, ये वाली देखो, पूरी गाढ़ी सी लाइन है, पूरी मोटी लाइन बनाई है भाई, ठीक है। एक तो ये बना दी, और एक क्या बना दी सर, ऐसे टुकड़ों में ये। तो भाई ये जो मोटी लाइन है ना, इसी को बोला जाता है वेज, और जो ये टुकड़ों में लाइन जा रही है ना, ऐसे डैश डैश बना दिया, इसको बोला जाता है डैश। अब सर क्या हुआ, अब सर क्या हुआ, मैंने तुम्हें यह कह दिया कि जो ए और क्यू है ये तो बोर्ड के ऊपर ही आ रहे हैं भाई, लेकिन सर पी जो है वो बोर्ड के आगे है, और ये जो बी है ये बोर्ड के पीछे है। तो सर यहां पे वेज के ऊपर जिसको लिखूंगा, इसका मतलब क्या है, वो बोर्ड के आगे है, और सर जिसको डैश पे लिखूंगा, इसका मतलब क्या है, वो बोर्ड के पीछे है। तो भैया कभी भी तुम चतुष्फलकीय संरचना देखोगे तो चतुष्फलकीय संरचना तुम्हें इसी प्रकार से दिखाई देगी। फिर से दिखाई देता हूं, फिर से दिखाई देता हूं। मान लो ये है भाई, ये चीज है, मान लिया सर ये ऊपर वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक तल में है। सुनना जरा बात को, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तो मैंने सर इस व्हाइट लाइन से दिखा दिया, ये इधर लगा है और ये व्हाइट वाला इधर लगा है, ठीक है। सर ये वाले पेन को देखो, ये आपकी तरफ आ रहा है, आगे की तरफ, तो जो तुम्हारी तरफ होगा बॉन्ड उसको तुम हमेशा वेज पे रखोगे। और सर ये वाला बॉन्ड देखो, ये तुमसे दूर जा रहा है, तो तुमसे दूर जाने का मतलब क्या हुआ कि सर इसको तुम पीछे की तरफ दिखाओगे, तो पीछे वाले को किस पे दिखाते हो तुम, इस डैश वाली लाइन पे दिखाते हो, ठीक है। तो बस याद क्या रखना मेरे बच्चे, याद क्या रखना भैया, वेज डैश संरचना जो होती है वो एक 3D संरचना को दिखाने का तरीका है, किसके अंदर, 2D सतह के ऊपर। एक 2D सतह पर मैं 3D संरचना को इस प्रकार से दिखा सकता हूं। बस इतनी कहानी है भाई। और 3D संरचना के अंदर तुम्हें पहचान कैसे होगी ये 3D संरचना है, तो सर जिसके अंदर sp3 कार्बन दिख जाए या sp3 परमाणु दिख जाए जिस यौगिक में, वो 3D संरचना बन जाती है। समझ गए, हाँ सर समझ गए। तो भाई ये निरूपण वाला भाग हमारा क्या होता है मेरे बच्चे, खत्म होता है। निरूपण वाला भाग सारा हमारा क्या हो जाता है बेटा, ये खत्म होता है। जल्दी बताओ क्या ये बात क्लियर है मेरे बच्चे। और फिर अब चल रहे हैं भैया जिस टॉपिक की तरफ, वो मजेदार टॉपिक है, तुम्हें मजा आ जाएगा उसके अंदर। जल्दी बताइए क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई मेरे बच्चे। फिर हम आगे बढ़ते हैं
फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। डन डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा, मेरे प्यारे प्यारे मैंड को अब जरा हेडिंग डाल लो, असंतृप्तता की कोटि। अब जरा हेडिंग डाल लीजिए, असंतृप्तता की कोटि। ठीक है बेटा, इस असंतृप्तता की कोटि को हम अंग्रेजी में बुलाते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सुनिएगा, इसको अंग्रेजी में क्या बुलाते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये बुलाते हैं बेटा। इसके एक और नाम है, इसको हम कई बार क्या बुलाते हैं? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। बेटा, असंतृप्तता की कोटि को आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कह सकते हैं। बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को छोटे रूप में हम डीयू भी बोलते हैं। कहीं पे डीयू लिखा हो तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है बेटा? असंतृप्तता की कोटि की बात कर रहा है। कहीं पे अगर तुम्हें दिखे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स लिखा है तो बेटा इसके पहले तीन ये ले लो, HDI। इसको छोटे रूप में हम HDI भी बोलते हैं, हाइड्रोजन की कमी का मात्रक। ठीक है, ये क्या बोलो? हाइड्रोजन की कमी का मात्रक, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोल दिया मैंने। ठीक है, इसको हिंदी में एक चीज और कहते हैं, इसको हिंदी में बेटा हम एक चीज और कहते हैं। क्या? इसको हम ये भी बोल सकते हैं द्विबंध तुल्यांक। इसको बेटा जी हम हिंदी में द्विबंध तुल्यांक भी बोलते हैं। अब सर इसके ऊपर ना बेटा तुम्हें क्वेश्चन कैसा आता है? तुम्हारे सामने कोई भी यौगिक लिखेगा और पूछेगा भाई तुमसे कि बताओ इस यौगिक की डीयू का मान कितना है। डीयू का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब सर असंतृप्तता की कोटि, मतलब इस यौगिक की असंतृप्तता की कोटि का मान बताओ। अब असंतृप्तता की कोटि को बेटा मैं हमेशा क्या लिखूंगा? डीयू लिखूंगा। तो समझ जाना डीयू का मतलब है असंतृप्तता की कोटि। अब सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि सर ये असंतृप्त होता क्या है, कौन से यौगिक संतृप्त यौगिक होंगे और कौन से यौगिक असंतृप्त यौगिक होंगे। पहले तो यह फर्क समझ में आना चाहिए सर हमें। ठीक है भाई, तो लिखो मेरे बच्चे। देखो क्या बोला भाई, जिन यौगिकों में, कौन से यौगिक बेटा? चाहे कार्बनिक हो चाहे कोई भी हो, अकार्बनिक हो चाहे कार्बनिक हो, लेकिन ज्यादातर सर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं तो कार्बनिक यौगिकों की बात कर रहा हूं। मैंने बोला जिन यौगिकों में कोई भी, जिन यौगिकों में, ऐसा लिखो, जिन यौगिकों में जिन यौगिकों में किसी भी प्रकार का पाईबंद या वलय नहीं होता, वह यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। बेटा संतृप्त को हम अंग्रेजी में बोलते हैं सैचुरेटेड। सुनना जरा बातों को भी, मतलब तुम्हारे सामने कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक हमने लिखा जिसके अंदर ना तो कोई पाई बंद है ना उसके अंदर कोई वलय है, वलय का मतलब रिंग है, तो वो यौगिक क्या होगा मेरे बच्चे? हमेशा संतृप्त यौगिक होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? वो कहलाएगा सर हमें संतृप्त यौगिक।
ठीक है, फिर बताता हूं तुम्हें देखना क्या है। यदि यौगिक के अंदर ना तो तुम्हें क्या दिखाई दे, कोई पाईबंद दिखाई दे। पाईबंद कैसे दिखेगा, या तो डबल बॉन्ड दिखेगा या ट्रिपल बॉन्ड तुम्हें दिखेगा यौगिक में। ना तो तुम्हें डबल बॉन्ड दिखा कहीं पे, ना ट्रिपल बॉन्ड दिखा, तो इसका मतलब वहां कोई पाईबंद नहीं है। ना वहां पे तुम्हें उसके अंदर भैया कोई वलय दिखा, वलय का मतलब उस यौगिक में तुम्हें कोई रिंग भी नहीं दिखाई दी, ठीक है, कोई रिंग भी नहीं दिख रही है। अगर ये दोनों ही चीज तुम्हें उस यौगिक में नहीं दिख रही हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है कि वो यौगिक संतृप्त यौगिक है। और संतृप्त को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, सैचुरेटेड। असंतृप्त क्या हो जाएगा भाई, इसका एकदम उल्टा। उल्टे का मतलब सर, यदि किसी यौगिक में, यदि किसी यौगिक में पाईबंद या वलय उपस्थित हो तो वह यौगिक क्या कहलाता है बेटा, असंतृप्त कहलाता है। और सर असंतृप्त को हम अंग्रेजी में बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अब एक बात समझना मेरे बच्चे, बड़े गौर से मेरे पास अब एक बात समझिएगा आप लोग प्लीज, ठीक है, अब कान खुले रखना। भैया असंतृप्त यौगिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर या तो तुम्हें पाईबंद दिखे या फिर कोई वलय दिख जाए, मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज दिख जाए या दोनों ही दिख जाए। या का मतलब क्या है भाई, या तो ये दिख जाए या ये दिख जाए, तब वो क्या कहलाता है, असंतृप्त। अब कुछ बच्चे कहेंगे अगर सर दोनों ही उपस्थित हो, तो भाई मैं जब ये कह रहा हूं इनमें से अगर कोई एक चीज भी यौगिक में आ गई तो असंतृप्त है। तो दो आने का मतलब ये दोनों अगर उसके अंदर दिख गई तुम्हें, पाईबंद भी और वलय भी, तब भी क्या कहलाएगा, वो असंतृप्त कहलाएगा। तो सर दो प्रकार के यौगिक देखने को हमें मिलते हैं, कौन कौन से, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त कौन से, जिनमें कोई पाईबंद नहीं होता, किसी प्रकार का वलय नहीं होता। सर असंतृप्त कौन से, जिनमें या तो पाईबंद दिख जाए या फिर तुम्हें वलय दिख जाए या दोनों ही दिख जाए, तो वो क्या कहलाता है, असंतृप्त। तो हमें निकालना क्या है सर, सर हमें निकालना है असंतृप्तता की कोटि। तो वो किसके लिए परिभाषित है, असंतृप्त यौगिकों के लिए। संतृप्त यौगिकों के लिए असंतृप्तता की कोटि का मान हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। बेटा याद रखना, संतृप्त यौगिकों के लिए जो du का मान होता है ना बेटा, वो शून्य आता है। क्या आता है मेरे बच्चे, शून्य आता है। समझ गए, हाँ सर समझ गए। चलो भाई, सर ये तो आपने बताया कि संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त यौगिक क्या होता है। अभी तक मैंने बेटा असंतृप्तता की कोटि को परिभाषित नहीं किया तुम्हारे सामने, गौर फरमाना। अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ यह बतलाया संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक। अब तुम्हें समझाने क्या जा रहा हूं, ये असंतृप्तता की कोटि क्या है भाई। असंतृप्तता की कोटि को जरा समझना, ठीक है। एक उदाहरण लेता हूं तुम्हारे लिए असंतृप्तता की कोटि को समझने के लिए। सर हमने लिया क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इतना तो सबको पता है बेटा कि जिस यौगिक में तुम्हें डबल बॉन्ड दिख जाए उस यौगिक को आप लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। जिस यौगिक में तुम्हें डबल बॉन्ड दिखे तो उस यौगिक को क्या बुलाया जाता है बेटा, एल्कीन बुलाया जाता है। ठीक है, चलो मैं लिखता हूं देखो ये है क्या बेटा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो 3 कार्बन है, 1 2 3 तो C3। कितने हाइड्रोजन है भैया, 3 तो 5 और 1 6, तो सर ये बन गए क्या, C3H6। ये इसका फॉर्मूला है। तो सर ये एक प्रकार की एल्कीन है और जितनी भी एल्कीन होती हैं वो सब कैसी होती हैं बेटा, आप कहोगे सर असंतृप्त होती हैं। कैसी होती है मेरे बच्चे, असंतृप्त होती हैं। ठीक है, तो पीछे लिखा ना बेटा, देखो
जिनके अंदर पाई बंद दिखे या फिर कोई वलय दिख जाए तो उन यौगिक को क्या बोलो, असंतृप्त। और सर एल्कीन का तो मतलब ही क्या है, एल्कीन का सीधा सीधा अर्थ है उसके अंदर डबल बॉन्ड आएगा। बेटा इस डबल बॉन्ड में एक पाई बंद है ना, मैंने ये नहीं कहा कितने पाई बंद, मैंने कहा एक भी अगर तुम्हें पाई बॉन्ड दिख गया तो डबल बॉन्ड में तुम्हें पता ही है सर, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सर पाई बंद होने का मतलब ये असंतृप्त है। अब सर इस असंतृप्त यौगिक को मैं किसमें बदलना चाहता हूं बेटा, संतृप्त यौगिक में बदलना चाहता हूं। किसमें बदलना चाहता हूं बेटा, संतृप्त यौगिक में बदलना चाहता हूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया बेटा, इसके अंदर भैया मैंने 1 मोल H2 को जोड़ दिया। इसका मैंने मान लो 1 मोल लिया था, तो इस 1 मोल एल्कीन को जो कि असंतृप्त है, इसको संतृप्त यौगिक में मुझे बदलना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया बेटा, इसके अंदर 1 मोल H2 को जोड़ा। तो यहां पे क्या बन गया मेरे बच्चे, जरा गौर फरमाना। अभी देखो सारी चीजें तुम्हें क्लियर करूंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। CH2 ये बन गया CH3। क्या फॉर्मूला बना, सुनना जरा बात को, C3H8। और ये क्या होता है सर, ये एल्केन है। जब तुम्हें कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक दिखाई दे जिसके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड ना हो, ना कोई वलय हो, सुनना क्या बोला, यदि तुम्हें ऐसा कोई कार्बनिक यौगिक दिखाई दे जिसके अंदर ना तुम्हें पाई बॉन्ड दिखाई दे, ना कोई वलय दिखाई दे, तो उसको आंख बंद करके क्या बोलना भाई, या सीधा सीधा कहते हैं कोई पाई बॉन्ड नहीं है भाई इसमें, तो इसका मतलब ये एल्केन है। क्या भाई, ये एल्केन। तो जिस कार्बनिक यौगिक में कोई भी पाई बॉन्ड ना हो बेटा, उसको तुम क्या बोलोगे, एल्केन। तो ये जो है सर, ये क्या है, संतृप्त है। क्या है मेरे बच्चे, ये संतृप्त यौगिक बन गया। अब कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया, असंतृप्त था संतृप्त बना दिया H2 जोड़ के। आपको कैसे पता चला कि 1 मोल H2 ही लगेगा। तो भाई देख, एक सीधा सा उदाहरण देता हूं तुम्हें, अब तुम्हें थोड़ा सा भैया बचपन की यादें ताजा करवाता हूं तुम्हारी। तुमने पढ़ा होगा भाई कि एल्केन होता है हमारे पास, ठीक है। अब सुनते हुए चलना, बड़ी गौर से बात को। चलो अगले पेज पे लिखता हूं, फिर वहां पे आता हूं। मेरे पास होता है सर एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है बेटा, CnH2n+2। सुनिएगा जरा गौर से बात को, CnH2n+2। तो सर मैंने यहां पे एक उदाहरण ले लिया, मान लो n का मान 3 रखा, तो क्या बनेगा, आप कहोगे C3H8 बनेगा सर। जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH3। ये कैसे बनाया बेटा, यहां पे n का मान मैंने 3 रख दिया, तो 3 मान पुट करके देख लो, यही आएगा। ये एल्केन है सर। हर एक कार्बन ने देख लो भैया 4 बॉन्ड ही बनाए हैं। इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए, एक इस कार्बन से बनाया। इस कार्बन ने देखो 2, तो इधर कार्बन से बना लिए, 2 हाइड्रोजन से। तो सबका क्या है बेटा, चतुस्संयोजकता पूरी है। सबने जितने बॉन्ड बनाने थे उतने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। अब मैंने कहा भाई इस एल्केन को मुझे बदलना है किसमें, एल्कीन में। और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है भाई, उसका सूत्र होता है CnH2n। गौर से देखना, एल्केन का फॉर्मूला देखो CnH2n+2। यहां पे क्या है, CnH2n। बेटा एल्केन में जितने कार्बन है उतने ही कहां पे बेटा, एल्कीन में है। लेकिन हाइड्रोजन में देखो सर, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा एल्केन में, 2n+2 है, लेकिन यहां कितने हैं, 2n। तो इसका मतलब मैंने एल्केन को जब एल्कीन में बदलना पड़ेगा तो मुझे कितने हाइड्रोजन बाहर फेंकने पड़ेंगे, आप कहोगे सर 2 हाइड्रोजन आपको बाहर फेंकने पड़ेंगे। तभी तो 2n+2 से जब ये 2 हाइड्रोजन हटा दूंगा तभी तो 2n बनेगा। तो मतलब 2 हाइड्रोजन हटाने का मतलब यहां से एक H2 बाहर निकाल दिया मैंने। एल्केन में से एक H2 बाहर निकाल दो तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। सर आगे भी चलोगे क्या, मैंने कहा हाँ ना भाई। एल्कीन से क्या बनाना है मेरे बच्चे, सुनिएगा, एल्काइन बनाना है। एल्काइन का सर सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो देखो
एल्केन से जब एल्कीन बना रहा हूं, गौर से सुनना, एल्केन से जब एल्कीन बना रहा हूं तो 2 हाइड्रोजन हटाए, तो 2 हाइड्रोजन को H2 के रूप में हटाऊंगा, ठीक है, तो एल्कीन बन गया। अब एल्कीन को एल्काइन में बदलना है, तब भी तो 2 हाइड्रोजन कम कर रहा हूं भाई। बेटा एल्कीन में हाइड्रोजन कितने हैं? 2n। एल्काइन में उससे 2 कम करने हैं, तो 2n-2 लिखूंगा। तो सर यहां से भी क्या हो रहा है? 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं। अब देखते हुए चलना कैसे कहानी चल रही है। अब जरा गौर फरमाना भाई, यहां पे कर क्या रहा हूं मैं, गौर फरमाना। बेटा इसके एक हाइड्रोजन को मैंने ऐसे लिखा, इसके एक हाइड्रोजन को इस प्रकार से लिख दिया मैंने। कहानी वही है, CH3 CH2 CH3। अब मुझे करना क्या है सर? करना यह है सर, यहां से H2 हटा दो। जो अगल बगल वाले कार्बन है, अगल बगल का मतलब जो सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं ना सर, ऐसे कोई 2 कार्बन ढूंढो, या तो ये 2 कार्बन ले लो या ये 2 कार्बन ले लो। इन दोनों कार्बन को नहीं ले सकते अभी, अभी एल्कीन बनानी है। तो क्या कह रहा हूं बेटा, जो सीधे तौर पे कार्बन जुड़े हुए हैं उनको देखो। तुमने भाई इस बीच वाले कार्बन से पूछा कि भाई तूने कितने बॉन्ड बनाए हैं, तो ये कहेगा 4। इस कार्बन से पूछा कि भाई तूने कितने बॉन्ड बनाए हैं, तो ये कार्बन भी कहेगा 4। फिर ये आपस में कुछ गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि भाई हमने तो एक बॉन्ड तो बनाया हुआ है, ये जो बॉन्ड है ना बेटा, ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है। तो ये दोनों कार्बन कुछ बतियाते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, इस सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं बेटा? डबल बॉन्ड में बदलते हैं। तो डबल बॉन्ड में बदलने के लिए इन दोनों ने क्या किया भैया, एक दूसरे को रजामंदी दे दी कि हाँ भाई चल डबल बॉन्ड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं मेरे बच्चे? डबल बॉन्ड बन जाते हैं। और यहां डबल बॉन्ड लगा लिया इन्होंने। सुनना, कहानी सुना रहा हूं बस। लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड बनाया तो फिर तुमने इस कार्बन से पूछा कि भाई बता तेरे पास कितने बॉन्ड बन गए। तो ये अपने बॉन्ड गिनता है, कहता है एक यहां पे है, एक यहां पे है, 2 यहां पे है और एक हाइड्रोजन भी है। सुनना क्या कहा इसने कि भाई मेरे पास तो 5 बॉन्ड हो गए। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं। तो ये क्या कहता है कि ये हाइड्रोजन यहां से खड़ा हो और ये बॉन्ड लेकर भाग जाए। यहां से भाग गया भाई, भाग गया वो। तो अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने? आप कहोगे सर कितने बने? सिर्फ 4। लेकिन इस कार्बन से पूछूं तेरे कितने, तो इसने जब गिने इसने कहा भैया मेरे भी 5 हो गए। 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, 2 यहां। तो ये भी क्या करता है मेरे बच्चे, एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल देता है। और क्या बन गया देखो, अब सब कुछ सेट हो गया। तो सर एल्केन से जब मैंने क्या बनाई, एल्कीन, तो 2 हाइड्रोजन को तो निकाला बेटा और एक पाई बॉन्ड। मतलब सर इस कार्बन का एक बॉन्ड तोड़ा, इस कार्बन का एक बॉन्ड तोड़ा, तो इनका एक नया बॉन्ड भी तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनको 4 बॉन्ड बना के देने ना। तो वही तो लिखा देखो, एल्केन को एल्कीन में बदलना है तो 2 हाइड्रोजन निकाल दो, बन गया भाई। तो पाई बॉन्ड आ गया। तो मतलब क्या हुआ सर, यदि एल्केन को मुझे एल्कीन में लेके आना है तो एक H2 बाहर फेंक दो। ठीक है सर। अब इससे आगे की कहानी सुनो सर। अब इसको एल्काइन में बदलना है, अब इसको एल्काइन में बदलना है। अब ये दोनों कार्बन फिर से बात करते हैं और क्या कहते हैं कि भाई हमने डबल बॉन्ड बना लिया, क्या हम अब अपने बीच 3 बॉन्ड बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। तो भाई इन्होंने बातचीत की और बातचीत करके क्या निष्कर्ष निकला कि भाई हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो इन्होंने बना लिया भाई ट्रिपल बॉन्ड, ये लो। लेकिन जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड बना तो इन कार्बनों से फिर से पूछो वही सवाल कि भाई तेरे कितने हैं इलेक्ट्रॉन, और सॉरी बॉन्ड। तो ये कहेगा 5। देखो एक इधर, 3 इधर और एक हाइड्रोजन से। तो ये तो भैया गड़बड़ में आ गया। तो फिर ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ था उसको बाहर फेंक देगा ताकि इसके 4 बॉन्ड ही रहे। सेम कहानी कौन करेगा मेरे बच्चे, ये करेगा। तो क्या मतलब सर, जिनके बीच में डबल था उसको ट्रिपल में जब मैंने बदला तो उनका एक एक हाइड्रोजन और निकाल दिया। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ सर, यहां से एक और H2 निकला। तो मतलब क्या हो रहा है, सुनना बात को। अब तुम्हारे सामने निचोड़ लिख रहा हूं। यदि मुझे किन्हीं 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनाना है
तो मुझे कितने हाइड्रोजन निकालने पड़ रहे हैं? आप कहोगे सर 2 हाइड्रोजन। इन 2 कार्बनों के बीच में शुरुआत में था सिंगल बॉन्ड, मैंने कहा भाई इसको मुझे डबल बॉन्ड में बदलना है, तो मतलब 1 पाई बॉन्ड बनाना है। तो मैंने यहां पे 1 पाई बॉन्ड बनाने की एवज में क्या किया, इसका 1 हाइड्रोजन बाहर फेंक दिया, इसका 1 हाइड्रोजन बाहर फेंक दिया, तो यहां डबल बॉन्ड बन गया। अब मैं चाहता हूं इन दोनों के बीच में एक और पाई बॉन्ड बन जाए और ये डबल बॉन्ड किस में बदल जाए, ट्रिपल बॉन्ड में। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, इनका 1-1 हाइड्रोजन और उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। तो सर 1 हाइड्रोजन इसका फेंक दिया, 1 इसका, तो ये क्या बन गया C और ये बन गया CH। तो अर्थात एल्केन में से अगर तुम 2 हाइड्रोजन बाहर फेंकोगे तो बनेगी एल्कीन, फिर एल्कीन में से 2 हाइड्रोजन और बाहर फेंक दोगे तो बन जाएगी एल्काइन। अगर किसी ने तुमसे यह पूछ लिया मेरे बच्चे कि बताओ अगर एल्केन को मैं सीधे एल्काइन में बदलना चाहता हूं तो कितने हाइड्रोजन बाहर फेंकने पड़ेंगे, तो तुम कहोगे सर 2 और 2 4 हाइड्रोजन बाहर स्टार्टिंग में ही फेंक दो, तो क्या बन जाएंगे मेरे पास, सीधा एल्केन से एल्काइन बन जाएगी। एल्केन से एल्काइन मतलब जब एक H2 बाहर निकलेगा एल्केन से तो 1 पाई बॉन्ड बनता है। और ये मैंने तुम्हें बताया बेटा कि एल्केन क्या होते हैं मेरे बच्चे, संतृप्त यौगिक होते हैं, और एल्कीन और एल्काइन जो हैं ये दोनों क्या है बेटा, असंतृप्त यौगिक हैं। क्या है मेरे बच्चे, असंतृप्त यौगिक हैं। तो सर असंतृप्तता की कोटि क्या है, सर असंतृप्तता की कोटि क्या है, अब समझना बेटा। असंतृप्तता की कोटि को परिभाषित कर रहा हूं तो सर DU प्रदर्शित करता है, DU का मतलब असंतृप्तता की कोटि, ठीक है। DU दर्शाता है या प्रदर्शित करता है, कुछ भी लिख लो, दर्शाता है कि दिए गए यौगिक में कितने हाइड्रोजन की कमी है। समझे बात को, क्या बोला भाई, DU का जो मान होगा ना वो क्या बताएगा कि सर DU यह दर्शाता है कि दिए गए यौगिक में कितने हाइड्रोजन की कमी है। क्योंकि सर एक H2 का निकलने का मतलब होता है कि वो किस में बदले, देखो एल्कीन को एल्केन में लेके आना है तो एक H2 जोड़ा, तो इसका मतलब क्या है कि सर इसके अंदर 2 हाइड्रोजन की कमी थी, सॉरी 2 हाइड्रोजन की कमी थी, तो भैया क्या होगी, ये इसकी असंतृप्तता की कोटि हो गई। सीधा सीधा H भी नहीं, कितने H2 लिखो, H2 लिखो, H2 की कमी, तो कितने H2 की कमी थी, 1, तो इसकी DU का मान कितना होगा सर, 1 होगा। क्योंकि सर एक H2 निकलने का मतलब होता है, सुनना जरा बात को, एक H2 निकलने का मतलब होता है 1 पाई बंद बनना। फिर से एक H2 निकला तो क्या आया बेटा, एक और पाई बंद आया हमारे पास। तो असंतृप्तता की कोटि तुम्हें क्या बताएगा बेटा कि किसी यौगिक के अंदर कितने H2O की कमी है। यदि उसके जितने H2 की कमी होगी ना बेटा किसी यौगिक में, अगर तुमने उसको उतने H2 खिला दिए, दे दिए, तो वो असंतृप्त यौगिक किस में बदल जाएगा, संतृप्त यौगिक में बदल जाएगा। जैसे यहां पे हो रहा है, तुमने देखा सर इसमें 1 पाई बॉन्ड है इन 2 कार्बन के बीच में, और 1 पाई बॉन्ड का मतलब होता है 1 H2 की कमी। तो इसका मतलब सर इसको यदि मैंने 1 H2 खिला दिया तो ये किस में बदल गया, संतृप्त यौगिक में बदल गया। समझ गए बात, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक चीज और कर दी तुम्हारे सामने, मैंने ये लिख दिया CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मैंने कहा भाई ये मेरे पास है एल्काइन, ये एल्काइन है, और ये कैसा यौगिक है बेटा इस टाइम पे, असंतृप्त। मैंने कहा बताओ मेरे बच्चों
इसके अंदर कितने H2 इसको खिलाऊं कि ये मेरे पास किसमें बदल जाए, संतृप्त यौगिक में। तो तुम कहोगे कि सर एक पाई बॉन्ड को अगर हटाना है तो मुझे एक H2 खिलाना है, अगर दो को हटाना है तो कितने H2 खिलाऊंगा, 2 H2 खिलाऊंगा। तो मैं सीधा सीधा लिखता हूं भाई, अगर मैंने 2 मोल H2 खिलाया, इसके 1 मोल में 2 मोल पाई बंद मिलेंगे ना भाई, इतनी तो आती है ना मोल कॉन्सेप्ट। यदि मैंने इसका 1 मोल लिया तो 1 मोल में कितने पाई बंद होंगे, 2 मोल, और 2 मोल पाई बंद को खाने के लिए, खत्म करने के लिए मुझे 2 मोल H2 चाहिए। तो सर ये किसमें बदल जाएगा, CH3 CH2 CH3। तो ये बन गया सर एल्केन, और ये कैसा है हमारे पास, संतृप्त यौगिक है। तो सर यहां से हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि सर DU क्या दर्शाता है कि दिए गए यौगिक में कितने H2 की कमी है। जितने H2 की कमी दिखे, अगर तुमने उस यौगिक को, उस असंतृप्त यौगिक को उतने H2 दे दिए तो वो किस में बदल जाएगा बेटा, संतृप्त यौगिक में बदल जाएगा। बोल भाई, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरे बेटा? जल्दी बोलिए मेरे बच्चे, जल्दी बोलना भाई, जल्दी बोल, जल्दी बोल। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर तुम्हें नोट्स लिखवाने हैं कुछ, फिर मजा आएगा, फिर सीधे सवालों पे चलेंगे, फिर सीधे सवालों पे चलेंगे, मजा आ जाएगा तुम्हें। यस 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 यस, बहुत बढ़िया मेरे मेंढक को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई, चलो भाई, कुछ मेंढक ऐसे हैं, कुछ मेंढक ऐसे हैं जो पक्का मिलेंगे भाई यहाँ पे कि सर कुछ ही समझ नहीं आ रहा है, सर कछू समझ नहीं आ रहा है। बेटा देख, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ये क्या लिख रहा हूं, असंतृप्त। असंतृप्त यौगिक मैंने क्या बोला है तेरे को, अगर ये बात दोनों समझ में आ गई हैं तो इसका मतलब भाई वो भी चीजें समझ में आ गई। तू समझना चाह नहीं रहा, तू समझना चाह नहीं रहा भाई, इसीलिए तू फालतू की या तो स्पैमिंग कर रहा है या अपने आप को बहुत कूल डूड समझ रहा है कि भाई ऐसा बोलूंगा तो ये लगेगा कि भाई मैं तो बहुत होशियार हूं, ये मास्टर को समझाना नहीं आ रहा है। मेरे को तो सब आता है लेकिन इस टाइम पे समझ नहीं आ रहा, तो मतलब इस मास्टर की गलती है। चल भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। चल इधर आ, अब सुनना भाई, अब तुम्हें सीखना है बेटा DU का मान कैसे निकालना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक चीज समझ में आनी चाहिए। सुनना, ये नोट है भाई, अब जब तक तुम DU के बारे में पढ़ोगे तो ये चीजें काम आएंगी, अब तुम्हारे सामने सवाल करने में मदद करेंगे। देखना, अब ये याद रखना, यदि किसी यौगिक के, यदि किसी यौगिक के असंतृप्तता की कोटि का मान आया 1, कैसे निकालेंगे ये बताऊंगा, लेकिन अभी ये बताना चाह रहा हूं कि यदि मान लो कोई यौगिक दिया गया तुम्हें और उस यौगिक की असंतृप्तता की कोटि का मान आ गया 1, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हो सकता है भाई, DU1 आने का ये मतलब है मेरे बच्चे कि सर उस यौगिक के अंदर, उस यौगिक के अंदर या तो एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा सर, उस यौगिक के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, या एक वलय उपस्थित होगा, एक रिंग होगी, इनमें से कोई एक चीज होगी। अब बेटा पाई बॉन्ड सुनना, मैंने क्या बोला, एक पाई बॉन्ड होगा। एक पाई बॉन्ड होने का मतलब क्या बेटा, वहां पे तुम्हें द्विबंध देखने को मिल सकता है उस यौगिक में, डबल बॉन्ड देखने को मिल सकता है बेटा उस यौगिक में जहां पे DU1 आया है। ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर तो 2 पाई बॉन्ड होते हैं। पर मैं बोल क्या रहा हूं बेटा, DU का मान यदि 1 आया है तो इसका अर्थ क्या है, उस यौगिक में या तो तुम्हें एक पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा द्विबंध के रूप में, या फिर वहां पे एक वलय देखने को मिलेगा, मतलब या तो एक रिंग देखने को मिलेगी या एक पाई बॉन्ड। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है DU का मान 2 आ जाए। सर यदि किसी यौगिक में DU का मान 2 आया तो इसका मतलब क्या है सर, इसका अर्थ फिर यह होता है, इसका अर्थ फिर यह होता है या तो उस यौगिक के अंदर तुम्हें 2 पाई बॉन्ड दिखेंगे। क्या दिखेंगे मेरे बच्चे,
2 पाई बॉन्ड, जितना डी का मान उतने पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड कैसे आ सकते हैं? या तो सर वहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए एक, सुनना, 2 पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? या तो वहां पे क्या आ जाए बेटा, एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसमें, क्योंकि सर ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। या फिर क्या हो सर, वहां पे 2 क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए। समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला? जितना डी का मान उतने पाई बॉन्ड होंगे। एक डी दिखेगा तो मतलब एक पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड आने का तरीका क्या है सर? उसमें एक डबल बॉन्ड ही आ जाए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड अगर आया तो वहां तो 2 पाई होते हैं सर, तो मतलब 1 डी में कभी ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता, या तो एक डबल बॉन्ड आएगा या तुम्हें एक वलय दिखाई देगा। यदि डी का मान 2 आया तो इसका मतलब क्या है सर? या तो उसका मतलब है सर 2 पाई बॉन्ड आना, और 2 पाई बॉन्ड लाने का तरीका क्या क्या है सर? या तो एक ट्रिपल बॉन्ड बना दो, या फिर 2 डबल बॉन्ड बना दो सर, या फिर क्या करो सर? सर एक पाई बॉन्ड बना दो और एक क्या बना दो, उसके अंदर वलय बना दो। तो मतलब एक पाई बॉन्ड बराबर होता है एक डी के, और एक वलय भी बराबर होता है एक डी के। ठीक है, तो यहां से ये बात पल्ले गांठ बांध लो मेरे बच्चे। क्या सर? 1 डी बराबर है 1 पाई बॉन्ड के। ठीक है, 1 डी बराबर है एक वलय के। बस ये कहानी खत्म है। तो देखो, एक पाई बॉन्ड का मतलब एक डी, और साथ में एक वलय भी बना रहा हूं तो एक डी, तो एक और एक 2, तो 2 डी के लिए ही तो कहानी होगी। अब सुनना, अब सुनिएगा भाई, अब सुनिएगा कहानी। अब सीधा आ रहा हूं क्वेश्चंस की दुनिया पे। तुम्हें सवाल कैसे आएगा अब ये देखना। यहां पे भैया मैं 6 केस पढ़ने हैं। पहला केस है, पहला केस है तुम्हारे सामने इस प्रकार से एक क्या लिखेगा बेटा, यौगिक का फॉर्मूला लिखेगा, संगणित फॉर्मूला, और कह देगा कि भाई इस यौगिक का डी का मान बताओ कितना आएगा, इस यौगिक के डी का मान बताओ, इस यौगिक के डी का मान बताओ कितना आएगा। नीचे 4 ऑप्शन पकड़ाएगा और पूछेगा बताओ क्या है डी का मान। अब कैसे निकालोगे? अब भैया इसको निकालने के 2 तरीके हैं, या तो फॉर्मूला, या फिर भैया एक ऐसी ट्रिक बना ली जाए सर कि जो ट्रिक बड़ी आसान रहे और हर जगह लगा सके, बस उसके लिए हमें थोड़ी बहुत चीजें याद करनी पड़े। ठीक है भाई, पहले तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को चाहिए होता है सर हमें फॉर्मूला दो कुछ याद करने के लिए। जब तक हमें फॉर्मूला नहीं दिखेगा हमें लगेगा कि आपको पढ़ाना नहीं आता है, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद भले ही ना रहे लेकिन लिखवा दो, कॉपी भरने है ना हमें, तो कॉपी तभी भरेगी ना जब फॉर्मूला लिखेंगे, उसको डिब्बे में बंद करेंगे और उस पर स्टार लगाएंगे और उसको भूल जाएंगे। सर हम याद करें या ना करें वो हमारी मर्जी है, लेकिन आप लिखवाओ। तो भाई फॉर्मूला देख, डी निकालने का फॉर्मूला क्या है? C+1 माइनस H+X माइनस N बटे में 2, ये है भाई डी निकालने का फॉर्मूला। यहां पे क्या 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 बता रहा है? NC क्या बता रहा है बेटा? कार्बन की संख्या, कि भैया जो यौगिक तुम्हें दिया गया है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, ये C है। H क्या है सर? सर ये है हाइड्रोजन की संख्या, जो यौगिक आप लोगों को दिया गया है उसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, वो H बता रहा है। सर N क्या बता रहा है? सर दिए गए यौगिक में नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या, और X क्या बता रहा है सर? हैलोजन परमाणुओं की संख्या। तो भाई देखिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रहे तो जो तुम्हें यौगिक दे रखा हो, जो जो तुम्हें उसमें दिखाई दे, जितने कार्बन दिखाई दे, कार्बनों की संख्या कितनी है वो यहां रख दो, हाइड्रोजन जितने दिखाई दे वो यहां रख दो। मान लो अब उसमें ना हैलोजन है ना नाइट्रोजन है, तो यहां शून्य शून्य रख दो और इसको सॉल्व कर लो, डी का मान आ जाएगा। ये है डायरेक्ट फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई। जिसको लगे कि सर हम तो इससे निकालेंगे वो इससे निकालते रहना, लेकिन मैं ये कहता हूं भाई तरीका समझो। अभी जो तरीका बताने वाला हूं वो ज्यादा आसान है, वो ज्यादा कारगर और ज्यादा लंबे समय तक तुम्हें याद भी रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला है ना भाई, कहां पे माइनस है। अब जैसे यहां पे लिखा H+X माइनस N,
कई बार देखना कुछ बच्चे n को आगे कर देंगे और x को पीछे, और ये भी नहीं पता चलेगा कि सर माइनस कहां पे आना था, यहां माइनस है या यहां माइनस है या दोनों जगह यहां प्लस है, क्या है, तो फिर ये एक दिक्कत होती है। तो सर इसके लिए एक तरीका बनाया। अब भाई जो तरीका तुम्हें बताने वाला हूं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा यूनिक तरीका मैंने बनाया ना भाई, बचपन से मैं पढ़ता रहा हूं। जब मैं पढ़ता था ना 11वीं 12वीं में, तब हमें ये चीज बताई गई थी जो भी बताने वाला, हर एक टीचर बताता है भाई, हर एक टीचर। ऐसा नहीं है कि भाई ये कुछ मैंने ही कोई ऐसी नई खोज कर दी है कि वाह 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 सर आपने खोज की है, ये तो आपका ही तरीका, ना भाई ऐसा नहीं है। हर टीचर जो भी पढ़ाता होगा ऑर्गेनिक, वो इसी तरीके से पढ़ाता होगा इस टॉपिक को, और ऐसे ही समझाता होगा और यही ट्रिक बताता होगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है समझना, ट्रिक बता रहा हूं भाई, ट्रिक है भाई ट्रिक। बेटा इस ट्रिक के लिए तुम्हें 3 चीजें याद रखनी, 3 बिंदु याद रखने हैं। सबसे पहला तो तुम्हें क्या करना है भाई, जो यौगिक दिया जाए उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या निकालो। क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या करोगे, दिए गए यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करें। ये तो कर लोगे ना भाई, और इसको मैंने बोल दिया, मान लो n है, जो यहां पे कार्बन परमाणु की संख्या आएगी ना उसको मैंने n मान लिया। ठीक है सर, ये कर लिया। फिर दूसरा क्या करो, क्या याद करो बेटा, n के मान की मदद से एल्केन का सूत्र लिखो। भैया जो n का मान तुमने यहां निकाला ना, जो n का मान आपने निकाला, उस n के मान की मदद से एल्केन का सूत्र लिखना। एल्केन का अब तुम्हें सूत्र पता होता है, CnH2n+2। यहां पे बस n का मान रख देना तो तुम्हारे पास एल्केन का सूत्र आ जाएगा। कौन सा n का मान रखना है बेटा, जो दिए गए यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या है ना, उसको मैं n बोल रहा हूं, उस n को तुम्हें कहां रखना है, इस एल्केन के फॉर्मूले में, और एल्केन का सूत्र निकाल लेना है। आप कहोगे सर ठीक है ये कर लेंगे, तो सर फिर तीसरा क्या है, ये तीसरे स्टेप में तुम du निकाल लोगे। फिर तुम्हें क्या करना है, एल्केन में एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु की संख्या माइनस में दिए गए यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या घटाना और भाग में 2 कर देना। तो ये क्या निकल आएगा बेटा, तुम्हारा du का मान। अब कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा हो गया ना भाई, ये आसान है, इसकी तुलना में बड़ा आसान पड़ेगा। अभी उदाहरण दूंगा ना तो तुम्हें फटाफट चीजें समझ में आएंगी, देखना फटाफट चीजें समझ में आएंगी। कैसे आएंगी जरा सुनना, ठीक है, ये नोट कर लो, एक बार नोट कर लो। तुम्हें 30 सेकंड का समय दे देता हूं, तुम्हें 30 सेकंड का समय दे देता हूं मेरे बच्चे, एक बार नोट कर लीजिए इस चीज को, ताकि तुम्हारे सामने खुला रहे। क्योंकि मुझे तो याद है, मैं सीधा सीधा लगाता हुआ चलो, फिर कहो अरे सर ये क्या था, सर ये क्या था, सर ये क्या था, ऐसे नहीं करना। फिर एक बार नोट कर लो मेरे बच्चे इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो मेरे मैंड को, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या माइनस में दिए गए यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या घटा दो और बटे में 2 कर दो, du का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा भाई, du का मान आ जाएगा। जल्दी से लिखो मेरे बच्चे, ये जल्दी से लिखिए। हो गया होगा, हो गया होगा, समय भी समाप्त हो गया है, समय भी समाप्त हो गया है। चलो चलो चलो, अभी तक ध्यान देना। अब उदाहरण देता हूं, केस 1 कर रहे हैं। केस 1 क्या है, जब
क्या दे रखा हो बेटा तुम्हें? हाइड्रोकार्बन यौगिक दिया हो। हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होता है बेटा? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो खाली। देखो भाई जितने उदाहरण है तुम्हें हर एक उदाहरण में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा, कोई दूसरा तत्व नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पे तुमसे अगर पूछा जाए कि बताओ मेरे बच्चे कि C4H8 का C4H8 के DU का मान कितना है, तो तुम सबसे पहले यहां पे क्या निकालोगे? पहला बिंदु क्या था? दिए गए यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो सर हमने सबसे पहले यहां पे क्या किया, इसके अंदर दिए गए यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या निकाली। तो यहां पे N का मान आया सर 4, निकाल ली भाई, देखते ही पता चल रहा है। ठीक है सर। सर फिर इसके बाद क्या करना था? इसके बाद बेटा जी, इसके बाद मेरे बच्चे हमें यहां पे करना था क्या? एल्केन का सूत्र लिखना था कि जो N का मान आए उसकी मदद से एल्केन का सूत्र लिखो। मतलब यहां पे N का मान पुट कर दो भाई जो आया है। तो सर यहां पे हम एल्केन का सूत्र लिखेंगे, तो एल्केन के सूत्र के लिए यहां पे लिख दो CnH2n+2। तो N का मान अगर यहां 4 पुट करूंगा तो एल्केन का क्या फॉर्मूला बनेगा? तो 4 रखो, तो ये बनेगा सर C4 4 दूनी 8 2 10 H10। तो ये एल्केन का फॉर्मूला बन गया सर। बहुत बढ़िया सर, समझ आ गई इतनी बात? ठीक है, फिर तीसरा क्या करना था? सर तीसरे में तो फॉर्मूला लगाना है। क्या? एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु की संख्या माइनस में दिए गए यौगिक में परमाणु की संख्या हाइड्रोजन के और बटे में 2। तो सर अब देखो ना यहां पे, सर एल्केन के अंदर हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? 10। दिए गए यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? 8 बटे में 2। तो कितना आएगा सर? 10 - 8 2 2 बटे 2 1। तो सर ये किसका मान आ गया? यहां पे DU का मान आ गया। तो सर इस C4H8 के अंदर क्या है? एक DU आई। एक DU आने का मतलब क्या है सर? या तो अब इसके अंदर एक पाई बॉन्ड मिलेगा या फिर एक वलय मिलेगा हमें। खत्म भाई, इतनी चीज जल्दी जल्दी करके देखोगे हो जाऊगा, हो जाएगा। अब सर यहां पे देखो, सर N का मान आया 6, एल्केन का मान निकालो सर, 6 पुट करो C6H14। सर DU का मान निकालो, कैसे? सर एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है 14, दिए गए यौगिक में कितनी है? 6 बटे में 2। 14 में से 6 गए 8, 8 का आधा कर दूंगा तो कितना आएगा? 4। खत्म। C6H6 के अंदर DU का मान कितना आया बेटा? 4 आ गया। जल्दी बताओ क्या इतनी बात पल्ले पड़ी? इतनी बात पल्ले पड़ी मेरे बच्चे? फिर आगे बढ़ता हूं, जल्दी बोलिए। क्लियर है? इसका निकालो, इसका निकालना एक बार, इसका निकालना भाई। N का मान कितना सर दिख रहा है? 3 है। एल्केन का फॉर्मूला क्या बनेगा सर? फिर N का मान 3 रखो, C3H8 बनेगा सर, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ूंगा 8। सर DU का मान कैसे आएगा सर? 8 - 4 बटे 2, तो ये आ गया 2। खत्म भाई। तो इस यौगिक के लिए DU का मान कितना आ गया? 2। इस यौगिक के लिए कितना आया? 4। इस यौगिक के लिए कितना आया? 1। अब ये वाले तुम्हारे होमवर्क हैं, ये तीनों होमवर्क है भाई। C7 अरे 1 मिनट, यहां पे कुछ गड़बड़ है, यहां पे कुछ गड़बड़ है। 1 मिनट 7 2 बोला, ठीक है। C7H12 कर दे, C7H12। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब बेटा जी मैं तुम्हारे साथ ना ये 3 उदाहरण और डिस्कस करना चाहता हूं, बस शांति से सुनना। ये वाले कर दूं, फिर तो हम कल करेंगे इसको। देखो ये कल पूरा हो जाएगा। ये देखो ये केस है, ये फिर केस 2 पढ़ेंगे हम। ये केस 2 कैसे यहाँ पे कैसे निकालेंगे, केस 3 में कैसे निकालेंगे, केस 4, केस 5,
फिर K6 आएगा और फिर खत्म, यहां पे खत्म होगा DU। मतलब DU तुम्हारा कल खत्म हो जाएगा। लेकिन आज मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं भाई, ये थोड़े से अच्छे प्रकार के हैं, मतलब बढ़िया बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है, इसको देखना भाई। मैं फिर कहता हूं बेटा, ये बड़ी आसान चीज है, इसको एक बार अगर ध्यान से पढ़ लिया तो DU के अंदर कभी भी गलती नहीं करोगे, और ये DU निकालना आना चाहिए। आगे चल के हम समाव्यवता वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां इस DU का बहुत 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 महत्वपूर्ण रोल होगा समाव्यवता के अंदर। मैं वहां पे भी देखना, जब तुम्हें समावेवी लिखने सिखाऊंगा ना तो DU के पहले DU निकालना ही सिखाऊंगा कि बेटा पहले DU निकालो, फिर हम यहाँ पे ये बता पाएंगे कितने समावेवी बन सकते हैं। तो इस DU की मदद से ही होंगी सारी चीजें, तो ये आना चाहिए। अब सर यहां पे बताओ, मैंने कहा C60 में DU का मान बताओ, C72 में DU का मान बताओ, तो आप कहोगे सर इस यौगिक में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां पे तो कार्बन ही 60 है, यहां पे कार्बन 72 दे दिए, तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं। मैंने कहा क्या हो गया फिर? कोई बात नहीं भाई, एक बार जरा देखो, यहां पे निकाल के दिखाता हूं तुम्हें, यहां से फॉर्मूला बन जाएगा कि यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा यौगिक आ जाए जिसमें कार्बन तो हो लेकिन हाइड्रोजन ना हो, तो वहां पे DU का मान कैसे निकालोगे? कहानी वही करनी है। जल्दी बताओ बेटा, इस वाले यौगिक के अंदर N का मान N ही आ रहा है, मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी आ रही है? N आ रही है। ठीक है सर। सर यहां पे फिर हमारे पास एल्केन का सूत्र क्या बनेगा? तो तुम कहोगे CnH2n+2 बनेगा। सर बना लिया सर, वही कर रहा हूं कि दिए गए यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या निकाली, N आ गई सर, उस N के मान की मदद से एल्केन का फॉर्मूला निकाल लिया सर। अब क्या करना है? अब हमें सर यहां पे क्या करना है? आप कहोगे सर एल्केन के अंदर देखो सर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो सर यहां पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखोगे तो कितनी आ रही है बेटा? ये तो यहां लिख दी 2n+2 माइनस में सर दिए गए यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? एक भी नहीं, तो सर 0/2। यही तो कर रहा हूं भाई, फॉर्मूला ही तो लगाया है, फॉर्मूला ही तो लगाया है। अब भैया इतना मैथ्स तो सबको आता होगा, इतना मैथ्स तो सबको आता होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 2n+2/2। अब बेटा ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा? n+1/2। तो 2 से 2 गया, तो ये क्या आ गया सर? मेरे पास DU का मान आ गया। मतलब यदि आप लोगों को कोई ऐसा यौगिक दिखाई दे जिसमें सिर्फ कार्बन हो, हाइड्रोजन ना हो, तो वहां DU का मान कैसे आता है? सर N/1 कर दो, और ये N क्या है सर? दिए गए यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो सर अब जैसे ही किसी ने तुमसे यह पूछा कि C60 में DU का मान बताओ, तो उसके सामने फॉर्मूला क्या लिख देना? N+1। तो सर N का मान है 60, जमा में 1 करूंगा तो कितना आएगा? 61। सर यहां पे बोलो DU का मान कितना आएगा? तो आप कहोगे सर N+1। तो सर दिए गए यौगिक में कितना है? 72 है, जमा 1 करूंगा तो कितना आ गया? 73 आ गया। तो DU का मान C72 में आ रहा है 73। एक और उदाहरण देता हूं, मैंने कहा भाई CO2, मैंने कहा भाई इसकी DU निकाल के दिखाओ, तो तुमने भाई यहां पे भी कर दिया। क्या खास बात थी? तुमने देखा सर ये एक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर तुम्हें दिख जाए किसी यौगिक में और उसकी DU पूछी हो, तो उस ऑक्सीजन को भूल जाना। ये ऑक्सीजन खुद कहता है भाई भुला देना मुझे। भाई इस ऑक्सीजन को लगा लो 0 नंबर है। जैसे तुम अपने किसी पेपर में 0 नंबर आते हैं, तुम उसे भूलने की कोशिश करते हो। तो यदि तुम्हें कोई ऐसा यौगिक दिखाई दे जिसमें तुमसे DU पूछा जाए और उसमें ऑक्सीजन हो, तो ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट कर देना, भूल जाना कि वहां पे कुछ है, उसका DU में कोई रोल नहीं होता है। तो सर इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सर यहां पे क्या फॉर्मूला लगेगा DU का? N+1। तो N+1 का मतलब क्या होता है सर? 1/1, क्योंकि N का मान 1 है सर, तो DU का मान कितना हो गया सर? यहां पे 2 हो गया। और वैसे भी देखोगे तो CO2 की यही तो स्ट्रक्चर होती है भाई। तो कितने पाई बॉन्ड हैं? 2। और मैंने क्या बोला था?
एक डीयू का मतलब एक पाई बॉन्ड, तो सर 2 पाई बॉन्ड का मतलब 2 डीयू। तो भाई आंसर एकदम सही आ रहा है ना, एकदम सही आ रहा है। बोल, जल्दी बोलो भाई, क्या बात समझ में आई? एन का मान था भैया दिए गए यौगिक में कार्बन परमाणु, उस एन के मान से एल्केन का मान निकाला, फिर फॉर्मूला ही तो लगाया है कि सर एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या माइनस में दिए गए यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, सॉल्व किया तो ये आया और उसी फॉर्मूले से यहां निकाल दिया मैंने। बोल बेटा, समझ में आई क्या बात? क्लियर है? बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। चलो तुम्हें थोड़ा सा और होमवर्क मिल जाएगा, बस 5 मिनट का और योगदान दे दो मुझे, तुम्हें होमवर्क अच्छा मिल जाएगा। किसी बच्चे ने सच में बोल दिया कि सर छुट्टी है, तो मुझे भी याद आ गया, तो काम दूंगा। तो देख भाई, अगला क्या होता है, अगला क्या होता है, दूसरा केस क्या है, यदि आसान है बेटा, आसान है, एकदम आसान है। यदि यौगिक में क्या हो, हैलोजन हो, तो उस हैलोजन को हाइड्रोजन मान लेना है। भाई सुनना क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, कि यदि तुम्हें कोई ऐसा यौगिक दे दे जिसकी तुम्हें डीयू पूछे और तुम्हें दिखाई दे कि उस यौगिक में हैलोजन है और उसका डीयू पूछा गया है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, उस यौगिक के अंदर जो हैलोजन है ना उसको हाइड्रोजन मान लेना बस। ठीक है, जैसे काम वही करना बेटा। सबसे पहले तो एन का मान बोलो कितना आएगा, तो तुम कहोगे सर 6, क्योंकि सर दिए गए यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या है 6। ठीक है सर, सबसे पहले तो ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, पहले तो ये बिंदु लगाओ। आपने कहा सर यदि यौगिक में हैलोजन हो तो उस हैलोजन को हाइड्रोजन मान लेना, तो सर इस यौगिक को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अभी, C6, देखो H6 तो था ही, अब 6 क्लोरीन है। मैंने कहा क्या बेटा, जो हैलोजन दिखाई दे उसको हाइड्रोजन मान लो, तो मतलब 6 क्लोरीन को क्या मान लू, 6 हाइड्रोजन मान सकता हूं। तो ये क्या लिख सकता हूं इसको मैं, C6H12। मैं फिर कह रहा हूं ये तरीका है, ये तरीका है बेटा ऐसा करने का। तो सर अब यहां पे निकाल लो। अब सर यहां पे N का मान आया 6, कितना है बेटा N का मान 6। तो सर यहां से एल्केन का फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H14। सर डीयू का मान क्या आएगा, 14 माइनस कितने हैं बेटा दिए गए यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या 12। 12 क्यों हो गई सर, क्योंकि सर देखो 6 तो हाइड्रोजन दिए हुए हैं और आपने भी बोला है कि जितने हैलोजन हो उनको भी हाइड्रोजन मान लो, तो 6 जमा में जितने हैलोजन है वो भी हाइड्रोजन, तो 6 और 6 12, तो 12 बटे में 2 कितना आ गया सर, 1 आ गया। ठीक है, एक और निकाल देता हूं, अब डायरेक्ट निकालूंगा। सर एन का मान कितना है यहां पे 3। सर एल्केन का मान क्या बनेगा, मतलब एल्केन का सूत्र, तो C3, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, C3H8। अब डीयू निकालना है, तो डीयू कैसे निकालते हैं, एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या माइनस में दिए गए यौगिक में परमाणु की संख्या हाइड्रोजन। तो सर कितने हैं, सर 6 तो दिख रहे हैं और जो हैलोजन है उनको भी हाइड्रोजन मानना है, आपने यही लिखा है। तो 6 और 2 8, तो 8 माइनस 8 बटे 2 0 है। तो इसका मतलब इसका डीयू का मान तो सर 0 है। 0 होने का मतलब ना तो यहां डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना वलय है। सर इधर बोल दो एक बार, इधर भी निकाल दो। एन का मान कितना 4 आ गया सर, एल्केन का मान C4H10, सर डीयू का मान 10 माइनस में दिए गए यौगिक में कितने हाइड्रोजन हो गए, सर 4 दिख रहे हैं, इन दोनों ब्रोमीन को भी हाइड्रोजन मान लेना है। तो क्या हो गया सर, ये 4 2 6 बटे 2, तो ये आ गया 2। बेटा कोई कारण मत पूछने बैठ जाना भाई, इतनी तो ध्यान से बातें सुन रहे हो ना, ये तरीका बनाया है, तो ये तरीका है, ये कोई कारण नहीं है कि हैलोजन को क्यों माना सर। भाई एक तरीका बना दिया ना, शॉर्टकट तरीका बना दिया ये। तो बस तुम्हें याद क्या रखना है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में तुम्हें हैलोजन दिखे और उसका डीयू पूछ ले,
तो बस उस हैलोजन को हाइड्रोजन की तरह ले लेना और फॉर्मूला लगाते चलना। अब तुम्हें ये सारे होमवर्क में करने हैं, ये तुम्हें होमवर्क में करके लेके आने हैं मेरे बच्चे। ठीक है, बोलो, बोल भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो मेरे मेंढको, क्या इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। ओके बेटा जी, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। देखिए बेटा, जो आपकी पहली डीपीपी है ना, उसके अंदर तुम्हें मैंने डीयू के ही सवाल दिए हैं। अभी कंप्लीट डीयू नहीं हुआ है तो उसके कुछ एक सवाल आप लोगों से नहीं होंगे, लेकिन जो जो सवाल आपसे जितना मैंने पढ़ाया है अभी, अगर उतने हो जाते हैं तो वो कर लेना। लेकिन हाँ, कल डीयू जब पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद, मतलब जब भी अगली क्लास होगी हमारी, उस समय हमारा डीयू पूर्ण हो जाएगा, तो फिर आप लोग अच्छे से क्या कर सकते हो, उस टाइम पे वो पूरी डीपीपी लगा सकते हो। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सभी मेंढकों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो बेटा फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, मुस्कुराते रहो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड गुड नाइट।